तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड, जहाँ पे इसका फेज 2 हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है और इसके लिए 14,903 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट जो है लगाने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों इस नए वाले मिशन के अंदर का जो डिजिलॉकर है उसका एक्सटेंशन होगा। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया जाएगा। ICA प्रोग्राम यहाँ पर बेसिकली होगा एजुकेशन के लिए। उमंग ऐप को जो है वो भी एक्सपांड किया जाएगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को एक्सपेंड किया जाएगा। भैंस नहीं बेसिकली जो AI एनेबल टूल है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर्स और एप्लीकेशंस बनाए जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस इनिशिएटिव्स किए जाएंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं। वैसे दोस्तों इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम जल्दी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बस ऐसे हम बोल सकते हैं राइट नाउ कि डिजिटल इंडिया के एक्सपांशन का समय आ गया है। गवर्नमेंट उसके लिए पैसे ऑलरेडी दे चुकी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सब्सटेंशियल नंबर ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाए हैं अपने स्टेट के अंदर, जहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में जो नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर आया है और अपने आप स्टेट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये अपने आप स्टेट के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आने की वजह से स्पेंडिंग ज्यादा होती है और इसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होती है, स्टेट की इकोनॉमी को मदद मिलती है। यहाँ पर वैसे कई सारे स्टेट्स लड़ रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट का फुटहॉल देश के अंदर बढ़ाने के लिए। वेस्ट बंगाल इसके अंदर अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र लीडिंग पोजीशन पर है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारी रेलवे से आ रही है, जिसको एक बजट मिला है मल्टी ट्रैकिंग के लिए 32,500 करोड़ का। हमारे PM के द्वारा ट्वीट करके जो XYZ प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत उनके बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, कई सारे लाइंस का डबलिंग किया जाना, कई जगह पे मल्टी ट्रैकिंग किया जाना, कई जगह पे तीसरी लाइन, इन जैसी भी चीजें इंक्लूड की गई है। यहाँ पर दोस्तों 35 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट्स यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और ये जो 32,500 करोड़ रुपए है, इसकी वजह से रेलवे का नेटवर्क 2,339 किलोमीटर से एक्सपांड होगा और EPC कॉन्ट्रैक्ट्स और फुल्ली गवर्नमेंट फंडिंग के जरिए काम किया जाएगा बहुत ही ज्यादा तेजी से। तो यहाँ पर रेलवेज अभी बहुत चीजें कर रही है और इनफैक्ट आगे भी इसकी खबरें हमें मिलती रहेगी। अगली खबर दोस्तों जा रही वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने वेडनेसडे को सबमिट की है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये उड़ीसा की पहली मेट्रो प्रोजेक्ट होने वाली है। DMRC देश के कई शहरों के अंदर मेट्रोस के लिए अलग अलग काम करती है। नवी मुंबई, पुणे, सब में उन्होंने काम किया है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स है मेट्रो बनाने में। इनफैक्ट दुनिया भर के अंदर भी अभी आजकल कंसल्टिंग करते हैं। तो भुवनेश्वर का काम भी इनको मिला था और यहाँ पर DPR अब रेडी हो गया है। तो यहाँ पर अब ये भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL के साथ में मिलकर इस DPR को आगे जाकर प्रेजेंट करेंगे। इसका जब अप्रूवल आएगा उसके बाद में हमें कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स वगैरह इन्वर्ट होते सुने नहीं देंगे। करंट जो DPR है वहाँ पर फेज 1 के अंतर्गत मेट्रो रेल जो है वो बीजू पटनायक एयरपोर्ट, कैपिटल हॉस्पिटल, शिशु भवन, बापूजी नगर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, राम मंदिर स्क्वायर, वनी विहार, आचार्य विहार स्क्वायर, जयदेव विहार स्क्वायर, जेवियर स्क्वायर, रेल सदन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दामना स्क्वायर, पाटिया स्क्वायर, KIIT स्क्वायर, नंदन विहार, रघुनाथपुर, नंदन कनन, जूलॉजिकल पार्क, पुलो पोखारी, त्रिशूलिया स्क्वायर तक इन एरियाज को कनेक्ट करते हुए टोटल 26 किलोमीटर के लेंथ में दौड़ेगी 20 स्टेशन के साथ में। तो एक अच्छा एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये है, उड़ीसा के लिए फर्स्ट होगा और जल्दी होपफुली इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है US बेस्ड बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स से रिलेटेड, जिन्होंने $1.1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं अडानी पावर के अंदर, जहां पर उन्होंने इसका जैसे 1.1% स्टेक उठा लिया इस कंपनी के अंदर। तो ऑब्वियसली फाइलिंग्स करनी पड़ती है लिस्टेड कंपनीज को, तो उसके दौरान ये बात पता चली। और यहाँ पर जो अभी इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो बेसिकली 9,000 करोड़ का स्टेक यहाँ पर अडानी फैमिली ने बेचा है इस अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म को, जिसकी वजह से यहाँ पर डाइन्वेस्टमेंट थोड़ा इनका नजर आ रहा है और अमेरिकन कंपनी का ट्रस्ट नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे गवर्नमेंट के अंदर एक आने वाले नए PLI स्कीम से रिलेटेड, जो कि हो सकता है ट्रेन पार्ट्स के लिए। तो दोस्तों अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी बन भी रही है उसके अंदर कुछ छोटे पार्ट्स स्पेशली ऐसे हैं जो कि बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। इनफैक्ट जो पहली नई वंदे भारत एक्सप्रेस थी फर्स्ट वाली, उसके लिए तो दरवाजे वगैरह भी बाहर से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिजनाइजेशन करते हुए कई पार्ट्स भारत में बनना शुरू हुए थे। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पर कुछ पार्ट्स को बिना प्रॉपर इंसेंटिव्स के जरिए भारत में मैन्युफैक्चर करवाना मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो PLI स्कीम निकालेंगे, जहां पर रेलवे के जो ये पार्ट्स होते हैं उनको इंडिया में असेंबल करने के लिए कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। और होपफुली ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज को बेनिफिट नहीं करेगा, लेकिन जो बाहरी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको भी एक्सपांड करने के लिए चांसेस देगा। तो आप जानते हो कि सीमेंस, एल्स्टॉम, ये सब कंपनीज भारत के अंदर प्लांट लगा रही है। इस स्कीम के जरिए अपने बिजनेस को ये और एक्सपांड कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर थोड़ी ज्यादा अच्छी स्कीम आती है तो प्रॉब्ली ये जो रेलवे कंपनीज है इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और प्रोडक्शन का जो टोटल इनका आउटपुट है वो उनके यूरोपियन होम से ज्यादा इंडिया में होना शुरू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी बहुत पास में होना शुरू हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट हुई एक बहुत ज्यादा बड़े पॉलिसी या कहे तो स्कीम से रिलेटेड, जो कि है
है PME बस सेवा स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हुआ है कि 169 शहरों की एक लिस्ट दी गई थी जिनमें से 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर गवर्नमेंट करेगा ये कि इनको ई बस इलेक्ट्रिक बसेस के थ्रू कनेक्ट करेगा और यहाँ पर जो बसेस प्रोवाइड करना हो गया या बाकी इंफ्रा हो गया ये सब सरकार करेगी। बेसिकली गवर्नमेंट जो है टोटल जो कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का होगा वो होगा 57,613 करोड़ रुपीस और इसमें से 20,000 करोड़ वो खुद देगी स्टेट्स को, जहाँ पर बचा हुआ जो खर्चा होगा वो स्टेट्स को करना पड़ेगा। और इसके कारण दोस्तों देश में 100 सिटीज के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस अलॉट होंगी और इनिशियली 100 शहरों में ये किया जाएगा, यानी कि पर शहर अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 बसेस देखने को मिलेगी। और अगर हम 100 सिटीज़ को देखें, स्पेशली बड़ी सिटीज़ को छोड़ दें, तो 100 बसेस काफ़ी शहरों के लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडियन शहर जिस तरीके से पॉपुलेटेड या डेंस है उसके अंदर 100 बसेस भी कई शहरों के अंदर इनफ होगी। इनफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शहरों के अंदर अभी बसेस चलती ही नहीं है, ऐसे शहरों के अंदर भी एक मेजर अपग्रेड होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट से, जिन्होंने साइन किया एक MOU हाइड्रो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU के साथ में, जहां पर स्टेट में 12 स्टॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनने हैं उनको क्यूमुलेटिवली इंस्टॉल करके अभी चलाने का काम किया जाएगा, जहां पर टोटल प्रोडक्शन जो होगा इन प्रोजेक्ट्स का वो होगा 11,517 मेगावाट्स का। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है 500, 1000, 2000 मेगावाट्स के टोटल 12 जो कि ठीक से कभी भी फंक्शन नहीं कर पाए। ऑब्वियसली बाहरी इंटेंशंस में प्रोजेक्ट को रोकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे इंटरनल इश्यूज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया कि कुछ भी करके इन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर काम खत्म करते हुए शुरू किया जाएगा, बिजली बनाना शुरू की जाएगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो मंजेश तिवारी पूछते हैं, इज लैंड अवेलेबल फॉर मुंबई टू रिक्लेम फ्रॉम द सी, विल इट बी बेनिफिशियल? तो देखो यार, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों की ये है कि मुंबई ने लैंड रिक्लेमेशन करने के बारे में सोचा नहीं है कभी। अगर आप मुंबई की हिस्ट्री देखो, इवन ज़्यादा पीछे भी नहीं जाके 50-60 साल की भी देख लो, तो मुंबई में बेसिकली लैंड रिक्लेमेशन होते ही रहता है और फ्यूचर में भी होगा। बस हमको वो नजर नहीं आता, क्योंकि एक बार जब लैंड रिक्लेमेशन हो जाता है उसके बाद में वो नॉर्मल लैंड बन जाता है, उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तब जाके वो रिक्लेमेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो साउथ मुंबई का जो नरीमन पॉइंट एरिया है ये लिटरली 1970s 80s के बाद में रिक्लेम किया गया है, समुद्र में अंदर पानी हटाकर वहां पर भराव करते हुए। वहां पर आज आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, ओबरॉय होटल, एयर इंडिया बिल्डिंग जैसी, और पूरा का पूरा नेवी नगर है। ये लैंड एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अभी हम इसको रिक्लेम लैंड नहीं बोलते। सेम चीज अगर जाए तो बांद्रा वर्ली सीलिंग जहां पर खत्म होता है, वहां पर पूरा जो बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया है ये ब्रांड न्यू लैंड है जो पिछले 15 सालों में बनाया गया था। सेम चीज अब कोस्टल रोड के लिए हो रही है। तो मुंबई क्या लैंड रिक्लेम कर सकता है, ये सवाल सही नहीं है। बिल्कुल सवाल ये होना चाहिए कि अभी अगला लैंड रिक्लेमेशन मुंबई कहाँ पे करेगा, क्योंकि ये होते रहता है। हालांकि बढ़ते रेगुलेशंस के साथ में, CRZ रूल्स के साथ में और कई दूसरी चीज़ों के चलते हुए थोड़ा हमें मॉडर्न तरीकों से या एक लिमिटेड नंबर में या लिमिटेड स्पीड में ये काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात तय है कि रिक्लेमेशन मुंबई जैसे शहर में होता रहेगा। लिटरली ये शहर 7 आइलैंड्स के रिक्लेमेशन से बना था। तो यहाँ पर जैसे जैसे फ्यूचर की नीड्स बढ़ती है, चाहे वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो, हाउसिंग हो, ऑफिस स्पेसेस हो, कोई भी चीज़ हो, धीरे धीरे लैंड रिक्लेमेशन यहाँ पर होता रहेगा। और देखो बेनिफिशियल है नहीं है, इसके कई एस्पेक्ट्स निकल कर आएंगे। कई लोग बोलेंगे एक्सपैंडिंग सिटी को एक्सपैंडिंग जमीन की जरूरत है, कई लोग प्रोजेक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं जो कि कनेक्टिविटी और शहर के पोटेंशियल को बचाते हैं, शहर को चोक होने से रोकते हैं। कई लोग इस प्रोजेक्ट इस बेनिफिशियल को नहीं मानेंगे क्योंकि फिर एनवायरमेंटली फ्रेंडली वो नहीं होगा। हम समुद्र को जो है रिक्लेम करेंगे, उसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सब इश्यूज आ जाते हैं। तो देखो मल्टीपल चीजें होगी, उसके अंदर मैं यहाँ पर नहीं घुसना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात कह ही सकता हूँ बहुत ज्यादा ट्रस्ट के साथ में कि लैंड रिक्लेमेशन मुंबई में छोटे बड़े सेक्शंस में आने वाले दशकों तक होते ही रहेगा, क्योंकि ये शहर की हिस्ट्री रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको न्यूज़ कोई सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप मुझे न्यूज़ दे सकते हो। और अगर आप फर्स्ट देते हो कोई न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। और मिलेंगे अगले वीडियो में।